हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बचे हुए मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस करेंगे। पहले डिटर्मिनेंट के खत्म करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस कंटेन्स। इसके एक्सपेंशन में इनमें से कौन सा फैक्टर इंक्लूडेड होगा ये बताना है। तो हमें मैट्रिक्स क्या दिख रही है, एक्स वाई 3, एक्स स्क्वायर 5, वाई क्यूब 9, एक्स क्यूब 10, वाई रेज टू पावर 5 और 27। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, तो और यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। 3xy कॉमन आ गया, हमारे पास बच गया यहाँ क्या आएगा 1x एक्स स्क्वायर 1 5 वाई स्क्वायर 10 वाई क्यूब 1 3 और 9। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि इस कॉलम में से ये माइनस कर देते हैं, C3 माइनस C1 ऑपरेट करते हैं कहाँ पर, C3 में। तो 3xy 1x एक्स स्क्वायर 1 5y स्क्वायर 10y क्यूब 0 बन जाएगा यहाँ पर 3 माइनस एक्स बन जाएगा, यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 9 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकती हूँ, 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स लिख सकती हूँ, राइट। और यहाँ से 3 माइनस एक्स हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो बताओ 3 माइनस एक्स इस डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन का फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ बनेगा। अगर 3 माइनस एक्स फैक्टर है तो x माइनस 3 भी तो बन जाएगा। तो इनमें से कौन सा फैक्टर आ रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर ए, x माइनस 3 फैक्टर आ जाएगा इस डिटर्मिनेंट का। आगे बढ़े, यहाँ से भी देख पा रहे हो आप, यहाँ पर x माइनस 3 बन रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 बन रहा है, जिसको मैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लिख सकती हूँ। यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 27 बन रहा है, मतलब ये क्या बन रहा है, एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब, जिसको मैं x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई यानी कि 3x लिख सकती हूँ, राइट। ठीक है, यहाँ से भी आप देख पा रहे हो कि x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा ऑपरेशन के बाद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला है कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, 2 क्रॉस 2 का। इन दोनों को क्या करना होता है, इंटरचेंज करना होता है, और इनके क्या करना होता है, साइन चेंज करने होते हैं। तो इन दोनों का इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कोस माइनस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा कोस माइनस थीटा, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन माइनस थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन माइनस थीटा। अब ये माइनस वाला भी देख लेते हैं, एंगल में थीटा, थीटा क्या है, माइनस का है, तो कोस क्या करता है, माइनस को खा जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा। साइन माइनस को बाहर निकाल देता है, बचा नहीं पाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एडजॉइंट बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात है, एडजॉइंट पूछा था, इनवर्स नहीं पूछा था। अगर इनवर्स पूछता तो हमें डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस, दोनों ही इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का क्या मतलब है, दोनों ही नॉन सिंगुलर है। दोनों नॉन सिंगुलर है, इसका क्या मतलब है, दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और इनका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, डिटर्मिनेंट जीरो है या नॉन जीरो, इसके बेसिस पर हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। और जैसे ही डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है मतलब नॉन सिंगुलर है, मतलब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि एक मैट्रिक्स बी हमारी एग्जिस्ट कर जाएगी, सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो जाएगा। और इन्वर्स किसका एग्जिस्ट करता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के लिए लेफ्ट इन्वर्स या राइट इन्वर्स इनमें से एक ही एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट भी हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर किसकी बात की है, यहाँ पर इन्होंने बात की है ए बी इनवर्स क्या होगा। ए बी इनवर्स, इनवर्स क्या करता है, उल्टा खुलता है, सोक्ष्म प्रॉपर्टी फॉलो करता है। क्या कहेगा, पहले बी इनवर्स निकालो, उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, देन वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 इज।
इनमें से एक सोल्यूशन पूछा है, सारे सोल्यूशन नहीं पूछे, सोल्यूशन एक पूछा है। और किस तरह का पूछा है कि x की वैल्यू बेसिकली अगर हम बता दें कि x की वैल्यू क्या पॉसिबल है इसमें, तो हमारे पास सोल्यूशन पता लग जाएगा। तो जैसे ही मुझे क्या बोला है, a प्लस बी प्लस सी क्या दिया है, 0 दिया है। ठीक, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स दिख रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, रो 1 में सारी रोज ऐड करके लिख लेती हूँ। तो मेरे पास बाहर क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 1 1 सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स। ठीक बात है। ये किसके बराबर दिया है, ये हमें 0 के बराबर दिया है, ये हमें 0 के बराबर दिया है, मतलब ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या आ गया कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, x के बराबर है। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दी है, 0 दी है, मतलब x किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये एक हमारा पॉसिबल सोल्यूशन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करके भी देख सकते हैं कि आपका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। 0 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, देखो जैसे ही आपने यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पर ए सी बी, यहाँ पर सी बी ए, यहाँ पर बी ए सी आ गया। ठीक है, देन आप क्या करो, ऑपरेशन लगा लो। कौन सा ऑपरेशन लगा लो, सेम यही ऑपरेशन की सारी रोज हमने ऐड कर ली। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारी फर्स्ट रो क्या बनेगी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और हमें क्या दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है। तो ये पूरी रो हमारी क्या हो जाएगी, 0 रो बन जाएगी। और जैसे ये 0 रो बनी, हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब वैल्यूज रख के भी चेक कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्स निकालिए कि सच दैट इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ना करे। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता है, कि अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाए तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा क्या मतलब है कि उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब उस 2x2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी 2x माइनस 8 इंटू 4 क्या होना चाहिए, 0 हो जाए। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि 2x किसके बराबर हो जाए, माइनस 8 इंटू 4 के बराबर, यानी x किसके बराबर हो जाए, माइनस 8 इंटू 4/2, यानी कि माइनस 16 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोला है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तीन इक्वेशंस दी है हमारी, 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड। ठीक है, हमें बताना है कि इसके जो सोल्यूशन है वो कैसे हैं, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ये हमें बताना है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो हम क्या चेक कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी, यहाँ पर 2 1 -3 3 -2 2 5 -3 -1। ठीक है, माइनस सही लिखे। इसका क्या निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट। अगर इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, नॉन जीरो आया, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो क्या है, इनवर्टिबल है। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो हमारा सोल्यूशन क्या बन जाता है, ए इनवर्स बी बन जाता है। हमारे पास क्या आता है, यूनिक सोल्यूशन आता है। ठीक है, और जैसे ही सोल्यूशन मिल गया तो ये किस कैटेगरी में चला गया, कंसिस्टेंट सिस्टम की कैटेगरी में चला जाए। ठीक है, अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू -2 इंटू -1 यानी 2 प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, -1 इंटू -3 -10 -3 इंटू -9 प्लस 10। ठीक है, यहाँ से आ गया 6 2 8 दूनी 16, -3 -10 -13 प्लस 13 -10 -9 हो गया हमारे पास 1, और 1 इंटू -3 हो जाएगा -3। तो हमारे पास क्या आ गया, 26। इसका क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट आ रहा है, नॉन जीरो है, मतलब इसके पास यूनिक सोल्यूशन है और ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो इसके पास यूनिक सोल्यूशन नहीं होता, फिर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के लिए हमें चेक करना पड़ता। ठीक है,
डिटर्मिनेंट 0 आने पर दोनों केस हो सकते हैं, ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। और कंसिस्टेंसी में कौन सी वाली कंडीशन आ सकती है? कंसिस्टेंसी में इनफाइनाइट सोल्यूशन वाली कंडीशन आ सकती है। और दूसरा क्या केस हो सकता है? इनकंसिस्टेंट हो सकता है अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। अब इनमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो क्रेमर्स रूल से हम क्या पता लगाते हैं? पता लगाते हैं कि कौन सी कंडीशन होगी। कैसे पता लगाते हैं? क्या करते हैं हम, ये जो हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, इसमें ये फर्स्ट कॉलम को हटा दो और इसमें ये कांस्टेंट कॉलम अगर हम डाल दें तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा 1 बोल देते हैं कई बार, या D1 बोल देते हैं। ठीक है, जब हमने इस कांस्टेंट वाले कॉलम को कॉलम 2 की जगह रिप्लेस किया होता है, मतलब बाकी दोनों कॉलम्स एज इट इज रखेंगे और कॉलम 2 की जगह कांस्टेंट वाला कॉलम रखेंगे, तो जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो डिटर्मिनेंट 2 D2 हम उसको बोलते हैं, क्योंकि हमने सेकंड कॉलम रिप्लेस किया है। और जब हम कॉलम 1 कॉलम 2 एज इट इज रखें और कॉलम 3 को रिप्लेस करें कांस्टेंट कॉलम से, तो हमारा क्या निकलता है? D3 निकलता है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद क्या करना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो इस केस में D1 कैसे निकालेंगे? D1 निकालेंगे हमारे पास 5 5 16 फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस करेंगे, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज रखेंगे और इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारा D1 बन जाएगा। ठीक है, और जब हम यही सेकंड कॉलम की जगह रिप्लेस करें, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रखें, तो हमारा D2 बनेगा, D3 बनेगा। ठीक है, तो D1 D2 D3 क्या समझ आ गए? ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं? डी आर में क्या कर रहे हैं? आरथ कॉलम को रिप्लेस कर रहे हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के। किससे रिप्लेस कर रहे हैं? कांस्टेंट वाले कॉलम से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। ठीक है, जब हम कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इस केस में आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपका मेन डिटर्मिनेंट जो है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, वो क्या आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। आपका D1 भी 0 आ रहा होगा, आपका D2 भी 0 आ रहा होगा, D3 भी 0 आ रहा होगा। ठीक है, आपके पास मोस्टली 3x3 की मैट्रिक्स दी जाती है, तो यही पॉसिबल है। तीन ही कॉलम में, तो तीन ही कॉलम्स में रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, तो यही तीन पॉसिबल है। अगर ज्यादा बड़ी दी है तो 4 भी देखो, 5 देखो, सारे क्या आने चाहिए? 0 आने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस बनता है। और जब इनमें से जो मेन डिटर्मिनेंट है वो तो 0 आ जाए, मतलब हमारी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट तो 0 आ जाए, एंड इन D1 D2 DR D3 में से अगर एक भी ऐसा आ गया कि जो नॉन जीरो है, अगर एक भी DR ऐसा आ गया, देयर एग्जिस्ट आर एन आर, एक भी R ऐसा आ गया जिसके कॉरस्पॉन्डिंग DR हमारा नॉन जीरो है, तो हमारी कौन सी कंडीशन आ जाती है? इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, उस केस में सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, क्रेमर्स रूल से आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें अगेन डिटर्मिनेंट की बात की है और हमें कुछ रिलेशन दिया, हमें बोला है कि U V W जो है सारे पॉजिटिव हैं और ये Pth Qth और Rth टर्म्स हैं किसकी? Gp की। ओके, तो इस Gp की कुछ फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं A है, और इसकी कुछ कॉमन रेशियो होगी, मान लेते हैं R है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशो आर है, तो pth टर्म क्या हो जाएगी? a रेज टू पावर a इंटू आर रेज टू पावर p माइनस 1 हो जाएगी। qth टर्म क्या हो जाएगी? a इंटू आर रेज टू पावर q माइनस 1 हो जाएगी। और rth टर्म क्या हो जाएगी? a इंटू आर रेज टू पावर r माइनस 1 हो जाएगी। यहाँ तक ठीक है। इन्होंने बोला u हमारी pth टर्म है, v हमारी qth टर्म है और w हमारी rth टर्म है। ठीक है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा ये पता लगाना है। तो u v w की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हमारी मैट्रिक्स में, तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? ln a r p माइनस 1, ln a r q माइनस 1, ln a r r माइनस 1। यहाँ पर है p q r 1 1 1। यहाँ तक ठीक है? हाँ जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या दिख रहा है? ln m इंटू n। क्या कर सकते हैं? ln a प्लस ln r रेज टू पावर p माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ln a रेज टू पावर m जब हमारे पास हो तो हम क्या लिख सकते हैं, m ln a लिख सकते हैं, हाँ कि ना, लिख सकते हैं। तो ये p-1 भी आगे आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पर मैं p-1 भी आगे लिख लेती हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा, p-1 ln r। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा ln a प्लस q-1 ln r, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ln a प्लस r-1 ln r, ठीक है यहाँ तक। अब क्या दिख रहा है, एक कॉलम को सम ऑफ 2 लिखा गया है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो एक बन जाएगा ln a ln a ln a, तो इसमें से ln a कॉमन लिया जा सकता है। जैसे ही मैंने यहाँ से ln a कॉमन लिया, पहले मैं ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद कॉमन वाला देखते हैं। ln a p q r 1 1 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास p-1 ln r q-1 ln r r-1 ln कैपिटल R। यहाँ पर है p q r 1 1 1। अब जैसे ही मैं यहाँ से ln a कॉमन लूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 1 1। हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो आइडेंटिकल कॉलम हो जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, इसका 0 बन जाएगा, ठीक बात। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ln r कॉमन ले लेते हैं। तो ln r कॉमन लिया, अंदर बच के हमारे पास p-1 q-1 r-1 p q r 1 1 1। तो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा कि ये जो कॉलम 1 है ये क्या है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 है, ठीक बात है। तो हम क्या करते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 2 को ऑपरेट कर लो, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ये ऑपरेशन लगा के आपको आइडेंटिकल रोज दिख जाए, आइडेंटिकल कॉलम्स दिख जाएंगे दो। कैसे, पहले वाला तो है ही ये, दूसरे वाला भी क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिखे, आइडेंटिकल कॉलम। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट ऑपरेशन लगा सकते हो, C1 को ऑपरेट कर लो, C1 माइनस C2 प्लस C3, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, p-1 माइनस p प्लस 1, तो क्या बन जाएगा 0। तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या बन जाएगा, 0। और एक पूरा कॉलम 0 हो गया तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। काफ़ी सारे तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आप इस कंक्लूजन पर निकलेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ऐसे नहीं देखना चाहते तो एक तरीका और है। अब इसको दोबारा क्या देख पा रहे हो, सम ऑफ 2 लिखा गया है ये कॉलम, इसको दोबारा से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, पी क्यू आर 1 1, ठीक है। और दूसरा क्या बन जाएगा, प्लस -1 पी क्यू आर 1 1 1, ठीक है। ये दो आइडेंटिकल बन गए 0, ये दोनों क्या है, स्केलर मल्टीपल, ये भी 0, ठीक है। तो जैसे चाहें, जो आइडेंटिटी लगाना चाहें, जो प्रॉपर्टी आप लगाना चाहें डिटर्मिनेंट की, वो लगा सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। लेट मैट्रिक्स बी बी द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी बी हमारे पास क्या दिया है, एडजॉइंट ऑफ ए दिया है, ठीक है। एल बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एल हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी है ऑफ द सेम ऑर्डर एज ए, यानी कि मान लेते हैं ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो हमारी ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एन क्रॉस एन की ही होगी। इफ के इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए हमें क्या दिया है, के दिया है, और बोला है कि ये नॉन जीरो है, मतलब मैट्रिक्स हमारी इनवर्टिबल है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देन व्हाट इज ए बी, क्या होगा, मतलब हमें क्या पूछा है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। तो हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के बराबर होता है, सबसे पहले तो कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या करता है, कम्यूट करता है मैट्रिक्स के साथ, और ये किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के बराबर होता है, एक स्केलर मैट्रिक्स के बराबर होता है। हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता है, हाँ पता कितना है, के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या दिए इन्होंने, एल, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी किसके बराबर हो जाएगा, के एल के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लग रही हैं ध्यान से, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा बताना है। तो हमें क्या दिख रहा है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं सारी रोज को। ऐड करने के बाद हम x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों यहाँ पर इस कॉलम का सम करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसका करेंगे तो भी x प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से भी x प्लस वाई प्लस जेड आएगा और यहाँ से भी x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, मतलब ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। सही बात है। यहाँ पर है z y x z z प्लस x x प्लस y। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से हमने क्या ले लिया, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया। अब हमें पता चल गया कि x प्लस वाई प्लस जेड तो फैक्टर बनना ही है, तो बेसिकली ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, यही आएगा। लेकिन हम निकाल लेते हैं पूरा डिटर्मिनेंट। तो क्या बनेगा, 1 1 यहाँ पर 2 बचा, z x z प्लस x y z x प्लस y। अब क्या कीजिएगा, अब ये कीजिएगा कि यहाँ पर कॉलम 3 में से हम कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर लेते हैं। बेसिकली कॉलम 1 और कॉलम 2 का सम मैं कॉलम 3 में से क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 1 जेड एक्स वाई जेड 2 माइनस 2 0 जेड प्लस एक्स माइनस जेड माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर क्या आया, x प्लस वाई माइनस जेड, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचा x माइनस जेड। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, कॉलम 3 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड। तो x माइनस जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक बात है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। लो जी, आ जाओ फिर मैट्रिक्स से शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 24। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है। बेसिकली जब भी आपको ऐसा दिखे कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा है यहाँ पर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसमें आप क्या देख पा रहे हो, ये एज इट इज देखे 2 क्रॉस 2 की, या ये 2 क्रॉस 2 की कहीं पर इम्बेड की गई हो। जैसे कि ये 2 क्रॉस 2 की यहाँ पर इम्बेड की गई है, यहाँ पर भी 0 0 है, यहाँ पर भी 0 0 है, और यहाँ पर क्या किया है, 1 ऐड किया है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करे, ये मैट्रिक्स। इसके साथ जब भी आप किसी एक 3D वेक्टर को या 3D पॉइंट 3D प्लेन में किसी पॉइंट को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या करेगी, ये मैट्रिक्स रोटेट करेगी उस वेक्टर को। किसके अबाउट, z कोऑर्डिनेट के अबाउट रोटेट करेगी, एक्स वाई प्लेन में रोटेट हो जाएगा वेक्टर। ठीक है, तो ये रोटेशन मैट्रिक्स है हमारी। दूसरा आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से क्या मतलब है कि इसका ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे ए ट्रांसपोज, वो तो क्या बनेगा, कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 1। और अब आप ए ट्रांसपोज निकालिए, क्या आएगा आपके पास, आइडेंटिटी आएगा। देखो कोस थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। कोस साइन थीटा 0, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस कोस साइन थीटा प्लस कोस साइन थीटा, तो 0 बन गया। इसको इसके साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ करेंगे तो फिर से 0 बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 बन जाएगा। फिर इसके साथ करेंगे 0 0 0, आइडेंटिटी क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। मतलब जब भी आपको इस तरह की मैट्रिक्स दिखे कोस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर माइनस साइन थीटा दिया हो तो यहाँ पर साइन थीटा दिया हो, अपोजिट साइन होंगे। ठीक है, तो जब भी इस तरह की मैट्रिक्स मिले ए बी माइनस बी, तो ये क्या होती है, हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। इस फॉर्मेट की 2 क्रॉस 2 में क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। और क्या कंडीशन होती है इसमें एडिशनल, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज
इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए किसके बराबर हो जाता है, आइडेंटिटी के बराबर हो जाता है। मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के लिए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज ही होता है। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आती है तो उसका इनवर्स क्या बन जाएगा, उसका ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स बन जाता है। क्लियर है। और क्या फॉर्म हो सकते हैं 2x2 में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, a माइनस ए बी बी बी, ये भी फॉर्म हो सकती है और ये कंडीशन के साथ। ठीक है, 2x2 में ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की दो जनरल फॉर्म है, a b माइनस बी या फिर a माइनस ए बी बी। ठीक है, और ये नेसेसरी कंडीशन है, ये तो होनी ही चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 के बराबर हो। ठीक है, जब भी आपके पास इस फॉर्मेट की मैट्रिक्स है तो उसका जो इनवर्स है वो क्या बन जाता है, ए ट्रांसपोज ही बन जाता है। ठीक है, जब हम सिर्फ इसको देखेंगे ना तो ये भी हमारी क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। फिर हमने 3x3 की मैट्रिक्स में इंसर्ट कर दिया तो ये ऑर्थोगोनल इनवर्स पूछा था, सिंपली बता दो क्या बन रहा है इनवर्स, इसका ट्रांसपोज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में और क्या कंडीशन है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या रहेगा, 1 या फिर -1 रहता है, या तो डिटर्मिनेंट 1 आएगा या फिर डिटर्मिनेंट -1 आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है कि हाउ मेनी matrices of different orders are possible with element comprising all prime numbers less than 30। कितने डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं और उन मैट्रिसेस में सारे प्राइम नंबर्स आने चाहिए लेस देन 30 के। ठीक है, तो लेस देन 30 कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, कितना हुआ है, 2 2 4 6 7 8 9 10। ठीक है, तो लेस देन 30 हमारे पास कितने हो गए, 10 हो गए। तो ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें ये 10 के 10 हो, मतलब उसमें नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए। तो कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, किस किस साइज की मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, ये पूछा है। तो क्या देखेंगे, 10 के फैक्टर देखेंगे, क्या क्या पॉसिबल है। 1x10 पॉसिबल है, 10x1 पॉसिबल है, 2x5 पॉसिबल है और 5x2 पॉसिबल है। बेसिकली 4 मैट्रिसेस ही पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4 मैट्रिसेस के डिफरेंट ऑर्डर पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। ए बी का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n। देखो, ए का ऑर्डर अगर p क्रॉस q हो और b का ऑर्डर अगर q क्रॉस r हो, तो बताओ कि ए बी का ऑर्डर क्या बनेगा। ए बी का ऑर्डर बन जाएगा हमारा p क्रॉस r। और ए बी डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। ठीक बात है। यहां पर हमें बोला है कि ए बी का ऑर्डर n क्रॉस n है। ठीक है, तो ए का ऑर्डर क्या रहा होगा, n क्रॉस समथिंग रहा होगा, और बी का ऑर्डर क्या रहा होगा, समथिंग इनटू n रहा होगा, समथिंग क्रॉस n रहा होगा। अब ये जो समथिंग है ये m हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, और ये भी क्या रहेगा, m ही रहेगा, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हुआ है। मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी, कन्फर्मेबल होंगी, मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। तो ए क्या हो सकती है, एक n क्रॉस m की मैट्रिक्स होती है, और बी हमारी एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स हो सकती है। इसमें ऑप्शंस क्या दिए, इसमें ऑप्शंस दिए हैं कि ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। दोनों को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। इसको मैं 3x2 की और इसको मैं 2x3 की मैट्रिक्स बना लेती हूँ। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए बी क्या बन जाएगी, 3x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक बात है कि नहीं, बताओ। तो क्या इनको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, नहीं। आइदर ए और बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, इन दोनों में से एक को तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, वो भी जरूरी नहीं है। बोथ ए एंड बी शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना पड़ेगा, नहीं। इसका ऑर्डर 3x2 है, इसका ऑर्डर 2x3 है, सेम कैसे,
नहीं, ऑर्डर ऑफ ए एंड बी नीड नॉट बी सेम, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें बोला है कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में नीचे दिए गए जो चीजें हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। तो इस मैट्रिक्स में हमें क्या दिख रहा है कि जो रो 1 है और रो 2 है ये सेम है, रो 3 भी वही है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, देखते ही बता सकते हो कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। डिटर्मिनेंट 0 होगा मतलब मैट्रिक्स क्या हो गई, सिंगुलर हो गई, और मैट्रिक्स अगर सिंगुलर हो गई तो इसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, ये इन्वर्टिबल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट यही पूछ रही है कि नहीं पूछ रही, इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसने ये सही लिखा है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में पूछा है कि इसका क्यूब क्या होगा, और उससे नेक्स्ट में पूछा है कि इसका स्क्वायर क्या होगा। तो जब हम किसी भी मैट्रिक्स को 1 1 1 इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया, क्योंकि ये 3x1 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, समथिंग n×3 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये करती है कि ये आपकी सारी रो वाइज सम कर देती है मैट्रिक्स का। जब हम किसी मैट्रिक्स को 1 1 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, रो वाइज सम हो जाता है। जैसे सपोज यहाँ पर 1 2 3 था, यहाँ पर 4 5 6 8 था, यहाँ पर 10 11 0 था। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6। फिर आएगा हमारे पास 5 + 6 + 8, 8 और 6 14 और 5 19। फिर आएगा हमारे पास 10 और 11 21। तो क्या हो गया, एक रो का सम, पहली रो का सम 6, दूसरी रो का सम 19, तीसरी रो का सम 21। तो ये क्या करती है, रो सम दे देती है। ठीक है, जब मैं a को a से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, मुझे a² मिलेगा। तो इस प्रोसेस में जब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करें, 1 1 1 है, 1 1 1 1 1 1, इसको हम इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इस मैट्रिक्स को मैं इसी कॉलम वेक्टर से तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना 1 1 1 से, तो क्या देगा, ये रो सम देगा। तो पहली कॉलम हमारा 3 3 3 मिलेगा, दूसरा भी 3 3 3 मिलेगा, क्योंकि दूसरा भी तो यही है, इसे मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो क्या मिलेगा, रो सम मिलेगा। फिर 3 3 3 मिलेगा, तो a² आपका क्या आ जाएगा, 3 3 3 3 3 3 3 3 3। ठीक है, ये क्या आ गया, a²। तो इसमें बोला था कि a² 3 टाइम्स है, बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। अब पूछ रहा है a³ क्या है, a³ क्या आएगा, जब मैं इसको a से मल्टीप्लाई करूंगी, पोस्ट मल्टीप्लाई किया मैंने a के साथ, तो यहां बन गया 3a², किसके बराबर है, a³ के बराबर है, और a² किसके बराबर था, 3a के बराबर, ये तो 9a के बराबर आ रहा है a³। तो ठीक किया ना मैंने, किसके बराबर आ रहा है, 9a के बराबर आ रहा है। ये क्या बोल रहा है, a के बराबर, तो गलत हो गया, तो यहीं से ये आ गया कि ये गलत है। ठीक है, a³ किसके बराबर आएगा, 9a के बराबर आएगा, निकाल के देख लो। a³ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a² को a से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो a² क्या है, 3 3 3, इसको किसके साथ करना है, 1 1 1 1 1 1। तो जब इस मैट्रिक्स को मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या देगा, रो सम देगा, तो 3 3 6 और 3 9 देगा, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9। फिर इस पूरी मैट्रिक्स को इसके साथ करोगे तो फिर से 9 9 9 आएगा, फिर से 9 9 9 आएगा। ठीक है, देख पा रहे हो। तो ये पैटर्न आप याद रख सकते हो कि जब आप इस कॉलम से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, रो सम आ जाता है। ठीक है, इसका इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स, कितनी डिफरेंट मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं विद ऑल 4 एंट्रीज टेकन फ्रॉम, इस सेट से आनी चाहिए। कितनी एंट्रीज होनी चाहिए, 4 एंट्रीज होनी चाहिए। मतलब कि एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज कैसे बताते हो आप,
किसी भी मैट्रिक्स ए का साइज मैंने अगर m क्रॉस n लिखा है तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, मल्टीप्लाई करके जो आएगा यानी mn हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एंट्रीज हो जाएंगे। हमें यहाँ पर क्या दिया, नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी दी है, 4। तो साइज क्या क्या पॉसिबल है पहले तो यही बता दो। 1 into 4 पॉसिबल है, 4 into 1 भी पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है, 2 into 2 भी पॉसिबल है। तो इन 4 एंट्रीज को कितने वे में अरेंज किया जा सकता है, पहले तो ये 3 वेज में अरेंज किया जा सकता है। 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, दैट इज एक रो मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। 4 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, दैट इज एक कॉलम वेक्टर भी बनाया जा सकता है, कॉलम मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। और एक 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स भी बनाई जा सकती है। अब बताइए कि जैसे ही मैंने 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनाई तो 1 क्रॉस 4 की कितनी मैट्रिसेस बनाई जा सकते हैं विद एंट्रीज 1 और 2। उसकी एंट्री या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने प्लेस हैं, 4 प्लेस हैं। ऐसे ही होगा ना 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स। ईच प्लेस के लिए कितनी चॉइस है, या तो 1 हो सकती है या 2। ईच प्लेस के लिए 2 चॉइसेस है, ठीक है। तो कितनी हो जाएंगी टोटल, 2⁴। यहाँ पर भी ये ऐसे बनेगी 1 2 3 4। ईच प्लेस के लिए 2 चॉइसेस हैं तो 2⁴। यहाँ पर भी 2⁴। अब यहाँ पर हमारे पास कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ईच प्लेस के लिए 2 चॉइसेस हैं तो यहाँ पर क्या बनेगी, 2⁴। तो हमारे पास क्या आ गया, 2⁴ प्लस 2⁴ प्लस 2⁴, दैट इज 3 × 2⁴, यानी 16 × 3 यानी 48। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कितनी डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस एग्जिस्ट करेंगी विद ऑल 4 एंट्रीज टेकन फ्रॉम 1, 2। तो हमारी 48 डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें बोला है कि लेट A इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स हमें डिफाइन करके दी है 0 2 -2 0 एंड m आइडेंटिटी प्लस n इंटू a का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a के बराबर है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। m इंटू आइडेंटिटी प्लस n a का होल स्क्वायर, मतलब इसको ही इसी से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। इसके बराबर दिया है, a के बराबर दिया है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, m² आइडेंटिटी आ जाएगा। आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी ही आएगा। इसको इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m n a, आइडेंटिटी इंटू a इज a, प्लस n m a प्लस n² a², इसके बराबर दिया है, a के बराबर दिया। तो हमारे पास आ गया m² आइडेंटिटी प्लस 2mn a प्लस n² a² किसके बराबर दिया है, a के बराबर दिया है। तो हम a² निकाल लेते हैं यहाँ से। a हमें पता है, हाँ पता है। a² निकालने की कोशिश करते हैं तो a² क्या आएगा, सबसे पहले तो हम यहाँ से भी इस पूरी मैट्रिक्स से 2 निकाल लेते हैं। इसको मैं 2 × 0 माइनस, नहीं रहने देते तो सीधा a² ही निकालो, ठीक है। a² निकालोगे तो क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस का 4, दिस इंटू दिस 0 माइनस 0, और यहाँ पर आ गया माइनस का 4। यह आ गया हमारा a²। इसको मैं -4 टाइम्स आइडेंटिटी लिख सकती हूँ कि नहीं, बताओ जल्दी बताओ। -4 टाइम्स आइडेंटिटी लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकते, देखो जब हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे होते हैं ना तो हम एक कॉलम से कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉमन निकालने पर डिटर्मिनेंट उस क्या होता है, उस स्केलर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉमन निकाला है तो मतलब अंदर डिवाइड किया तो बाहर मल्टीप्लाई करते हैं हम डिटर्मिनेंट सेम रखने के लिए। लेकिन जब हम मैट्रिसेस में काम कर रहे होते हैं तो हम किसी एक कॉलम से कॉमन नहीं निकाल सकते, पूरी मैट्रिक्स से कॉमन निकालेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। वहाँ डिटर्मिनेंट में जब हम एक कॉलम या एक रो से कॉमन निकालते हैं, क्योंकि वो हमारे पास प्रॉपर्टी देता है कि डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, जिस स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा है डिटर्मिनेंट भी उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ओके,
और इसी से हमारे पास क्या थी, अगर पूरी मैट्रिक्स को हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा डिटर्मिनेंट किस फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, उस स्केलर की पावर हो जाती है जो मैट्रिक्स का साइज है, बिकॉज उसमें उतने कॉलम्स या उतनी रोज होंगे। ठीक बात है ना। तो वहां पर हम एक कॉलम या एक रो से कॉमन निकाल पा रहे हैं, यहाँ पर नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हम पूरी मैट्रिक्स से कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो -4 इंटू आइडेंटिटी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह -4 इंटू आइडेंटिटी लिख लीजिए, तो यहाँ पर m स्क्वायर आई हो जाएगा, इसको पहले लिख ले। तो यहाँ पर आ जाएगा -4n स्क्वायर आइडेंटिटी प्लस 2mn, ए किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है, तो m स्क्वायर -4n स्क्वायर आइडेंटिटी प्लस 2mn, ए किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो यहाँ से जब आप कंपैरिजन करोगे तो ये क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए हमारा, बिकॉज यहाँ पर तो आइडेंटिटी है ही नहीं। तो ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी m स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, 4n स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, यानी m किसके बराबर आएगा, 2n के बराबर आएगा। अब -2n क्यों हटा दी हमने पॉसिबिलिटी, बिकॉज यहाँ पर दिया है कि m और n दोनों ही क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। n एक पॉजिटिव रियल नंबर, अगर मैंने -2n लिया तो m जो है वो एक क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, राइट, नेगेटिव रियल नंबर बन जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी हमने हटा दी। m की पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, सिर्फ m इज इक्वल्स टू 2n। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि 2mn किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पर 1 के बराबर होना चाहिए, a का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, m की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर। ठीक है, तो n स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1/4 के बराबर आ गया। तो n की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ जाएंगी, यहाँ से 1/2 प्लस माइनस आ जाएगा, लेकिन माइनस वाली क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, बिकॉज n क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर दिया है। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ 1/2 यानी 1। हमें पूछा था m प्लस n की क्या वैल्यू होगी, तो m प्लस n की वैल्यू हो जाएगी 3/2, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो सिंपली बताया है, जब भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आती है तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2, यहाँ पर आ जाएगा -2, और इनके साइन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ -3/2 आ जाएगा। क्योंकि हमें इनवर्स निकालना था तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट निकालिए, क्या आएगा, डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, -2 इंटू -1/2, ठीक है, -3/2 आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 -3/2 यानी कि -1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2, तो ये हो जाएगा -2 इंटू -1/2 -1 -3/2 -2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये माइनस, यहाँ भी माइनस 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 माइनस, तो ये सारी अंदर की क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो द ओनली मैट्रिक्स जिसमें सारी अंदर की क्वांटिटीज क्या है, पॉजिटिव है, वो सिर्फ यही मैट्रिक्स है ना। तो यहीं से आंसर आ गया, बाकी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक बात है, आ गया इनवर्स। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोला है कि इफ ए इज इक्वल्स टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाकर दी है, ठीक है, वेयर ए एक नेचुरल नंबर दिया है, देन व्हाट इज ए रेज टू पावर 100 माइनस ए रेज टू पावर 50 माइनस 2 इंटू ए रेज टू पावर 25। तो यहाँ पर हम पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। हमें ए दिया है 1 0 a 1। जब मैं इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी कि जब मैं ए स्क्वायर निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, दिस इंटू दिस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, दिस इंटू दिस यानी a प्लस ए 2a, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, जब मैं a क्यूब निकालूं, यानी कि 1 2a 0 1 को मुझे 1a 0 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, दिस इंटू दिस हमारे पास 1 आएगा, दिस इंटू दिस हमारे पास 3a आ जाएगा, राइट, दिस इंटू दिस 0 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व किया, a रेज टू पावर n क्या आ रहा है 1 0 1, जब क्यूब किया तो यहाँ पर क्या आया 3 आया, जब स्क्वायर किया तो यहाँ पर क्या आया 2 आया, जहां पर 1 था तो यहाँ पर क्या था 1 था।
तो ए रेज टू पावर एन क्या, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है? ठीक है। अब मुझे बता दो ए रेज टू पावर 100 क्या आएगा। 100 0 1 आ जाएगा। ठीक बात है। माइनस ए रेज टू पावर 50 क्या आ जाएगा, 150 0 1 आ जाएगा। ए रेज टू सॉरी -2 टाइम्स ए रेज टू पावर 25 क्या आएगा, 125 0 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां से आ गया हमारे पास 1 -1, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो ये आ जाएगा 100 0 1 माइनस 150 0 1 माइनस प्लस -2 -50 0 -2। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्या आएगा, 1 -1 0 हो जाएगा, फिर -2 है तो -2 रहेगा। 100 -50 तो 50 -50 तो 0 हो गया। 0 -0 0 0, 1 -1 0 हो गया, फिर -2, तो ये क्या बन गया हमारे पास, -2 टाइम्स आइडेंटिटी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें बोला है कि A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x5 एंड B इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5x3, then the order of A B and B A will respectively be। देखो, A का ऑर्डर है 3x5, B का ऑर्डर है 5x3, तो ए बी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, बाहर बाहर वाले इकट्ठे करने, क्या आ जाएगा, 3x3। बी का ऑर्डर है 5x3, ए का ऑर्डर है 3x5। ठीक है, पहले तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है क्योंकि ये सेम है। तो बी ए का साइज क्या आ जाएगा हमारे पास, 5x5। हमें पूछा पहले ए बी, सीक्वेंस देखो, पहले ए बी का बताना, तो पहले क्या आना चाहिए, 3x3 आना चाहिए, और बाद में बी ए का क्या आएगा, 5x5, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला है कि लेट ए मैट्रिक्स हमें दी है, ए एच जी एच बी एफ, ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स है। बी हमें एक्स वाई जेड करके 3x1 की मैट्रिक्स दी है। ये 3x3 की है, ये 3x1 की है। तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी ए बी, वो क्या बनेगी, 3x1 की बनेगी, मतलब 3 रोज 1 कॉलम। ठीक है, तो ये हो सकती है क्या, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता आंसर, बिकॉज ये क्या है, 1x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यानी ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड हो जाएगा। देन सेकेंड रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास आ जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हमारी थर्ड रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड आएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो कॉलम है ये सारी रोज के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इफ अ मैट्रिक्स ए हमें ऐसे बनाकर दी है, ठीक है, इसमें पूछा है तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली बोलिए कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, रियल होंगी कि नहीं होंगी, बताओ। हर्मिशियन मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि ए का कॉन्जुगेट ए का ट्रांजुगेट वो क्या होना चाहिए, ए ही आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो हमारी डायगोनल एंट्रीज पर अगर हम बात करें तो क्या आ रहा है कि ए आई आई का कॉन्जुगेट किसके बराबर आ रहा है, ए आई आई के बराबर आ रहा है। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसी के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, ए आई आई का 0 होना चाहिए, मतलब वो क्या होना चाहिए, प्योरली रियल नंबर होना चाहिए। तो ये क्या हर्मिशियन हो सकता है, ये हर्मिशियन नहीं हो सकता। हर्मिशियन मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, प्योरली रियल होंगी। क्लियर है कि नहीं, बताओ। आगे नेक्स्ट में बोला है कि ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन। अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है तो हमारे पास क्या होता है कि ए का ट्रांजुगेट किसके बराबर आना चाहिए, माइनस ऑफ ए के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ए आई जे
का जो कॉन्जुगेट है वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ए जे आई के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट, आई का कॉन्जुगेट जो है वो क्या आएगा, माइनस आई, और वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस आई के माइनस टाइम्स, यानी आई के बराबर होना चाहिए। क्या बराबर है, नहीं बराबर है। तो क्या ये स्क्यू हर्मिशन दिख रहा है, नहीं स्क्यू हर्मिशन नहीं दिख रहा है। तो स्क्यू हर्मिशन में क्या देखोगे आप, जो ऑफ डायगोनल है, मतलब डायगोनल को छोड़ दो, जो ऑफ डायगोनल है वहां पर क्या ऑब्जर्व करना है कि क्या ये रिलेशन होना चाहिए, एक का कॉन्जुगेट जो है वो दूसरे के माइनस टाइम्स होना चाहिए, एक का कॉन्जुगेट दूसरे के माइनस टाइम्स दिखना चाहिए आपको। ठीक है, आई का कॉन्जुगेट माइनस आई, वो इसका माइनस टाइम्स नहीं है, वो तो इसी के बराबर है। ठीक है, तो ये स्क्यू हर्मिशन भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब जो सी और डी स्टेटमेंट्स हैं ये बहुत वेल नॉन रिजल्ट है। कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें ए दे रखी हो तो हमें क्या पता है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पता है ना सबको, कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या बनती है, हमेशा सिमेट्रिक बनती है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक बनती है। इसी को एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ए हमें कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो तो ए प्लस ए ट्रांजुगेट हमेशा हर्मिशियन मैट्रिक्स बनती है। कैसी बनती है, हर्मिशियन बनती है। और ए माइनस ए ट्रांजुगेट हमेशा क्या बनती है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, रिजल्ट है, ध्यान रख सकते हैं। जैसे हमने इसको प्रूव किया था वैसे ही वो प्रूव होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोला है कि इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 2 3 3 4 एंड बी इज इक्वल्स टू 1 2 2 1, मतलब ए हमारी दी है 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स और बी दी है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। तो पूछ रहा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी करेक्ट है। बेसिकली क्या पूछ रहा है कि ए बी एग्जिस्ट करेगी, बी ए एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो कैसे पता चलेगा, कन्फर्मेबिलिटी चेक करेंगे। कन्फर्मेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, ए बी कब एग्जिस्ट करेगी, जब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर हों। ये कितनी है, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ये कितनी है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो ए बी तो मिल जाएगा, ए बी कितने की बनेगी, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो ए बी पॉसिबल है। क्या बी ए पॉसिबल है, बी हमारे पास है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ए हमारे पास है 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। बी ए पॉसिबल नहीं है बिकॉज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है। तो ए बी इज पॉसिबल बट बी ए इज नॉट पॉसिबल। ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या है, ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और एडिशन के केस में भी हमारे पास क्या होता है कि दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर पाएंगे जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, उनका साइज जो है वो सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स को कंपेयर भी हम तभी कर पाएंगे जब उनका साइज क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। अब जो क्वेश्चन इन्होंने दिया उनको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है कि हमें बोल दिया है कि ए और बी, ए बी पॉसिबल है और ए प्लस बी बी भी पॉसिबल है। मतलब हम ए बी भी निकाल सकते हैं और ए प्लस बी भी निकाल सकते हैं। तो आप ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के बारे में क्या कहेंगे, सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ए बी पॉसिबल है मतलब ये कन्फर्मेबल है, मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए जो है वो नंबर ऑफ रोज इन बी के बराबर है और ए प्लस बी भी निकाला जा सकता है। तो आप ए और बी के बारे में क्या बोल सकते हैं कि उनका ऑर्डर क्या हो, इनका साइज क्या पॉसिबल है, क्या दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होनी पॉसिबल है या नहीं है, ये सब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। If a is equals to 1 minus 1 minus 1 1, then the expression a cube minus 2a square किसके बराबर होगी, ये बताना है। ठीक है, a स्क्वायर निकाल लो। a स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू 1 2 हो जाएगा,
दिस इंटू दिस -1 -1 हो जाएगा। दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा हमारे पास, -1, यहाँ पर -1 है ना, -1 तो क्या हो गया हमारे पास, -2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक बात है, ठीक है। तो a क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 -1 1। अब कुछ लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, a क्यूब निकालना है, क्या करेंगे, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो a की पावर 4 आएगा, a क्यूब नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, यहाँ पर -4, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बात यहाँ तक। ए क्यूब मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया, वैल्यू रख दो, 4 -4 4 माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 4 -4 -4 4, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नल मैट्रिक्स ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इफ ए इज अ मैट्रिक्स 0, 0 1 1 0, ठीक है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, देन द मैट्रिक्स ए इज एन। जो मैट्रिक्स ए है वो कैसी मैट्रिक्स बनेगी, तो देखो सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि उसका डिटर्मिनेंट कैसा है, 0 है कि नॉन जीरो, वहां से आप बता पाओगे कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0 -1, यानी क्या आ रहा है, -1 इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है, दैट इज नॉन जीरो। तो क्या ये सिंगुलर है, नहीं, ये कैसी मैट्रिक्स है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब मुझे बताओ कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि उसका ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर आ जाए, उसी के बराबर आ जाए, या फिर आपको क्या दिख रहा हो कि डायगोनल पर कुछ भी हो, जो हमारी ये अपोजिट हैं एंट्रीज हैं, ये क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, बिकॉज स्क्यू सिमेट्रिक क्या कहते हैं कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब बताओ, आपकी एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, द ओनली मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है, वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है, राइट। तो ओनली मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट इसमें जो नाम आया वो आया इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का। किसी मैट्रिक्स को इनवॉल्यूटरी कब बोलते हैं, अगर ए स्क्वायर हमारा क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाती है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि उनका डिटर्मिनेंट या तो 1 आएगा या फिर क्या आ जाएगा, -1 आएगा। दो ही पॉसिबल डिटर्मिनेंट हैं उसके, या तो 1 आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, -1 आ सकता है। किसका, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो ये पॉसिबल है कि ये इनवॉल्यूटरी हो। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि ए स्क्वायर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है या फिर ए स्क्वायर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ये ऐसी मैट्रिसेस होती हैं, देखो ऐसी मैट्रिक्स ए जिसकी हम कुछ पावर करें, पॉजिटिव पावर करें। मैट्रिसेस की हमेशा पॉजिटिव पावर के बारे में हम बात करते हैं। पॉजिटिव पावर रेस करूं मतलब क्या है, मैं ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करूं, कुछ ऐसा मेरे पास एक n आ जाएगा, एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, n आ जाएगा, सच दैट ए रेस टू पावर n क्या बन जाए, जीरो मैट्रिक्स बन जाए। मतलब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करने पर ऐसे करूं मैं, कुछ सपोज ए रेस टू पावर 3 मेरे पास क्या आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए रेस टू पावर n क्या बन जाता है, जीरो मैट्रिक्स बन जाता है। ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब उनके पास पोटेंशियल है नल मैट्रिक्स बनने का, अगर वो खुद को खुद से मल्टीप्लाई करती रहे तो उनके पास पोटेंशियल है कि वो एक नल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो जो निलपोटेंट मैट्रिसेस है ना, उनका डिटर्मिनेंट जीरो ही आएगा। ठीक है,
नीलपोटेंट मैट्रिसेस क्या होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं, वो कभी भी नॉन सिंगुलर नहीं हो सकती। नीलपोटेंट मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा कि अगर एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। ठीक है, तो ये नीलपोटेंट नहीं हो सकती। ठीक है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स हमेशा ही क्या होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर उस मैट्रिक्स के बराबर ही आ जाए, ए स्क्वायर ए के बराबर ही आ जाए। ठीक है, तो इसमें दो केस पॉसिबल हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट के लिए दो केस पॉसिबल है। या तो डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है? आइडेंटिटी हो सकता है। डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है? आइडेंटिटी हो सकता है। या तो डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। सॉरी, आइडेंटिटी नहीं, डिटर्मिनेंट तो रियल नंबर होता है। सॉरी, डिटर्मिनेंट 1 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। माय मिस्टेक, सॉरी। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर कोई मैट्रिक्स होगी वो तभी होगी जब उसका डिटर्मिनेंट या तो 1 हो या 0। अगर कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? या तो 1 होगा या 0 होगा। अगर आपके पास ऐसा दिख रहा है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ना 1 है और ना 0 है तो वो आइडेम्पोटेंट भी नहीं हो सकती है। तो इसका क्या आ रहा था? -1, तो ये आइडेम्पोटेंट भी नहीं हो सकती। तो ओनली पॉसिबिलिटी की इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ही हो सकती है। ठीक है, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में आप और भी लिख सकते हैं बातें कि द ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर idempotent matrix is identity. The only non-singular idempotent matrix is identity. ठीक है, बाकी सारी idempotent matrices क्या होंगी? सिंगुलर होती है। अब आपको आइडेंटिटी तो दिख नहीं रही है, ठीक है, तो आइडेम्पोटेंट नहीं बन पाएगी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। डेफिनेशन समझ आई कि इनवॉल्यूटरी में ए स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए, आइडेम्पोटेंट में ए स्क्वायर ए के बराबर ही आना चाहिए, निलपोटेंट में ए की कुछ पावर रेज करें तो 0 मैट्रिक्स बन जानी चाहिए। ठीक है, सिंगुलर में ए का डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। यहाँ पर आप ए का स्क्वायर निकालोगे तो आपके पास क्या आ रहा है? आइडेंटिटी आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लेट ए एंड बी बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर है मतलब इनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? हमारे पास नॉन जीरो हो जाएगा, या फिर आप क्या बोल सकते हो? इन दोनों का ही इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं सच दैट ए बी ए के बराबर है और बी ए बी के बराबर है। ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे बताओ, हमें पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट पूछ रही है कि ए स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। सबसे पहले तो मुझे बताओ, अगर ए स्क्वायर ए के बराबर हो गया तो तुम इसको कौन सी मैट्रिक्स बोलोगे? ए कैसी मैट्रिक्स है? एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी कि नहीं? जल्दी बताओ, अभी अभी डेफिनेशन बताइए तुरंत। अगर ए स्क्वायर ए के बराबर हो गया तो ए कैसी मैट्रिक्स बन जाएगी? एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक बात है। तो देखो यहां से इस कंडीशन से क्या हम ये बोल पा रहे हैं कि ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं? ए बी हमें किसके बराबर दिया है? ए के बराबर दिया है। मैं बी की वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर देती हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा? ए बी ए किसके बराबर है? ए के बराबर। एसोसिएटिव तो फॉलो होता है। ए बी ए किसके बराबर है? ए के बराबर। ए बी किसके बराबर? ए के बराबर, यानी ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ए के बराबर। ठीक बात है कि नहीं? ठीक बात है कि नहीं? हाँ हाँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही यहीं से आप ये भी प्रूव कर पाओगे कि बी स्क्वायर भी आइडेम्पोटेंट है। सॉरी, बी स्क्वायर भी बी के बराबर है, यानी बी भी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, डन। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि ए बी स्क्वायर हमारा किसके बराबर हो जाएगा? ए स्क्वायर बी के बराबर हो जाएगा। देखते हैं, तो हमें क्या दिया है कि ए बी ए के बराबर है।
अगर मैं b से पोस्ट मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ठीक है, अब दूसरा ले लो। दूसरी हमें क्या दिया है कि बी ए बी के बराबर है। अब मैं इसमें अगर, एक मिनट, एक काम करो, ऐसे देखो, हमने ये तो प्रूव कर दिया है कि ए स्क्वायर ए के बराबर है और बी स्क्वायर भी बी के बराबर है। तो जब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूं तो मेरे पास क्या है, ए बी का स्क्वायर। अब बी स्क्वायर किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, राइट। अब इसकी राइट हैंड साइड लो, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ये भी किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर हो गया। ये भी ए बी के बराबर है, ये भी ए बी के बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारा रिजल्ट है उसी को हम सेकेंड स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, इफ ए बी इज अ नल मैट्रिक्स देन एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज अ नल मैट्रिक्स। ये तो वेल नोन है, एनसीईआरटी में भी हमारा रिजल्ट दिया गया है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस नल मैट्रिक्स आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि ए मैट्रिक्स जीरो हो या फिर बी मैट्रिक्स जीरो, नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या करेंगे, सपोज हमने ऐसा लिया 0 0 1 1 और यहाँ पर हमने लिया ए बी, बताओ क्या आएगा, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0। नल मैट्रिक्स आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। बट क्या ये नीलो जीरो मैट्रिक्स है, ना ये जीरो मैट्रिक्स है, ना ये भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। तो अगर प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो ये जरूरी नहीं है कि ए मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है या फिर बी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। तो स्टेटमेंट 1 हमारी गलत हो जाएगी। कहाँ है हमारा कर्सर, ये रहा, ये हमारी गलत हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रही है कि इफ ए बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, ए बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन बी ए बी के बराबर हो जाएगा। देखो इन्होंने बोला था कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और ए बी क्या हो रहा है, आइडेंटिटी हो रहा है। इसका मतलब बी क्या बन जाएगा, ए का इनवर्स बन जाएगा। और हमें क्या पता है कि ए और ए इनवर्स आपस में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो इसका मतलब ए बी क्या बन जाएगा, बी ए के बराबर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा, सॉरी स्टेटमेंट नंबर 2 हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2 ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये जो एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी है ये भी बहुत बार पूछी गई है कि मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स दोनों क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं और दोनों की वैल्यू यानी कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, एक स्केलर मैट्रिक्स आता है। ठीक है, यहाँ पर बोला a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉन जीरो, b इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, इसको क्या नाम दिया है, b नाम दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए बी बी ए के बराबर है, बिल्कुल दोनों कम्यूट करते हैं। ए बी एक स्केलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल एक स्केलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी आएगी। ए बी क्या एक नल मैट्रिक्स हो सकती है या नहीं, ये पूछ रही कि ये एक नल मैट्रिक्स हो सकती है कि नहीं। नल मैट्रिक्स कब होगी, जब डिटर्मिनेंट 0 होगा, आइडेंटिटी तो 0 होने से रही। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। बट डिटर्मिनेंट हमें क्या दिया है कि नॉन जीरो है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं है। तो क्या ये नल मैट्रिक्स हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो 1 and 2 ओनली स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द मैट्रिक्स दिस सिंगुलर। ये मैट्रिक्स किस वैल्यू ऑफ k के लिए सिंगुलर बन जाएगी। तो इस मैट्रिक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 cos 2 थीटा, 2
कोस 2 थीटा 6 दिया है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगेन कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है 3 के 2 के 1। ठीक है, फॉर्मूला ठीक लिखा है मैंने। कोस 2 थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। या फिर क्या हो सकता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। 10 की टर्म्स में भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्या करो, जो फर्स्ट रो है किसकी बात पूछे, सिंगुलर की बात पूछे तो डिटर्मिनेंट की बात करनी है, राइट। तो डिटर्मिनेंट की बात करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रो से 2 कॉमन ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। जैसे ही मैंने फर्स्ट रो से 2 कॉमन लिया तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा और यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक बात है। आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो कि जो फर्स्ट रो है और सेकंड रो है वो हमारी क्या बन गई, आइडेंटिकल बन गई। जैसे ही हमारी दो रो आइडेंटिकल हुई हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। इसने पूछा था कि के की क्या वैल्यू रखें कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाए। के की कुछ भी वैल्यू रखो, ये सिंगुलर ही आ रही है बिकॉज रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल बन रही है। ठीक है, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ के दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ a इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, ऐसे करके इन्होंने दिया है, देन व्हाट इज a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू। ठीक है, बताओ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a बता दो क्या आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे निकालेंगे, कॉलम 3 से एक्सपेंड कर लेता है। 1 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या गया, 2। सो 2 इंटू आइडेंटिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, ए हमारी है mn यानी 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। बी हमारी है 1 क्रॉस 2 की। सी हमारी है 2 क्रॉस 1 की। इसने बोला कि सी ए पॉसिबल तो है, कितने की आएगी, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। सी बी आएगी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल है, निकाल लेते हैं। सी ए क्या आएगी, m इंटू एम एम स्क्वायर, m इंटू एन एम एन, माइनस m इंटू एम माइनस एम स्क्वायर, माइनस m इंटू एन माइनस एम एन। सी बी क्या आएगा, सी बी आएगा हमारे पास माइनस एम एन। फर्स्ट ही एलिमेंट डिफरेंट आ गया बच्चा, ये बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ए सी बी सी के बराबर है। ए सी क्या बनेगी, 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस एम एन। बी सी वो भी 1 क्रॉस 1 की बनेगी, क्या बनेगी हमारे पास, माइनस एम एन प्लस एम स्क्वायर। दोनों बराबर है, हाँ बराबर है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड देखो, थर्ड बोल रहा है कि a प्लस बी करना है। ओ, ये तो सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगी ना। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट लिखी हुई है। सेकेंड एंड 3 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें बोला है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर सेम दिया है मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब क्या आपको पता है कि ए बी और बी ए कम्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रही, क्या ए और बी कम्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पता है आपको, नहीं पता है। तो इन जनरल हम ये नहीं बोल सकते कि ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। ये कब होगा, जब ए और बी कम्यूट करेंगे, यानी जब ए बी ए के बराबर होगा तभी तो हम इनको कैंसिल कर पाएंगे। अगर ये आपस में कम्यूट ही नहीं करेंगे तो हम इनको कैंसिल नहीं कर पाएंगे।
तो ये हमारा, देखो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अलजेब्रा में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लेकिन मैट्रिसेस में फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि जो हमने पढ़ा, कहाँ पर पढ़ा था? अलजेब्रा में पढ़ा था, वहां पर हम रियल नंबर्स, रियल फील्ड पर काम कर रहे थे। वो क्या करते, कम्यूट करते हैं, लेकिन मैट्रिसेस कम्यूट नहीं करती इन जनरल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इन जनरल हमारी ट्रू नहीं होती। इसकी बात करो, यहां से क्या आएगा हमारे पास? ए माइनस ए, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, और इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, माइनस ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी। इसके बराबर दिया है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर, यानी ए स्क्वायर हमारा किसके बराबर हो गया? आइडेंटिटी के बराबर हो गया। तो ये चीज़ इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखी है। तो स्टेटमेंट 2 हमारी करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज आइडेंटिटी कम्यूट करती है, आइडेंटिटी सारी मैट्रिसेस के साथ कम्यूट करती है। इसी का तो स्पेशल केस था ये, बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल था। आइडेंटिटी और ए कम्यूट करती हैं, तो ये अलजेब्रा वाला फॉर्मूला यहाँ लग गया। ये किसके बराबर हो गया? ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी के बराबर बन गया। ये कम्यूट नहीं करती तो नहीं कर पाता ये इक्वल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोला कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? ये ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब एडिशन हो और बाहर ट्रांसपोज हो तो कैसे खुलता है? सिंपल, ट्रांसपोज लगा के ऐड कर दो। बिल्कुल स्टेटमेंट हमारी करेक्ट लिखे, प्रॉपर्टी है। ट्रांसपोज जब प्रोडक्ट में हो तो कैसे खुलता है? उल्टा खुलता है। इन्होंने डायरेक्ट खोल दिया है, गलत है। ये तभी हम लिख पाएंगे जब ये कम्यूट कर रही हूँ। कम्यूट ना कर रही हूँ तो आपने देखा होगा ए बी का ट्रांसपोज, ए अगर m क्रॉस n की है और b हमारी n क्रॉस m की है, तो ए बी पॉसिबल है और उसका जो ट्रांसपोज है वो हम निकाल लेंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज आपस में क्या हो? कन्फर्मेबल ही ना हो। यहाँ पर तो कन्फर्मेबल हो जाएंगे, ठीक है ना, पर ऐसा हो सकता है कि वो आपस में क्या हो? कन्फर्मेबल ही ना हो। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि उल्टा खोला गया है। ए बी सी का ट्रांसपोज कैसे खुलेगा? सी का ट्रांसपोज देन ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, और ये कैसे खुलेगा? सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ठीक है, थर्ड का करेक्ट है, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे? जब ए ट्रांसपोज ए किसके बराबर हो? आइडेंटिटी के बराबर हो। मतलब ए का ट्रांसपोज ही उसका क्या बन जाए? इनवर्स बन जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोला है कि इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 2 3 एंड ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, आई स्क्वायर नहीं सॉरी I2 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस सेशन में तो बताइएगा। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।